साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्थान के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक है, वित्त मंत्रालय ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड एसजीबी फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। अब प्रश्न उठता है कि ग्रीन बॉन्ड होता क्या है। तो देखिए, ग्रीन बॉन्ड जो होता है एक निश्चित आय वाला लिखित या इंस्ट्रूमेंट है। इसे विशेष रूप से, जब ग्रीन जुड़ा हुआ तो इसे विशेष रूप से जलवायु संबंधी या पर्यावरणीय परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है ये सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन बॉन्ड तो ऐसे कोई भी जारी कर सकता है, कोई भी कंपनी, परंतु जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होगा वो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इससे पहले केंद्रीय बजट 2022-23 में इस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की घोषणा की गई थी। अब हम बात करते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क की जो मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें पहला है, हरित परियोजना वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए हैं जिन पे जो हरित परियोजना है वो कार्य करेंगे। किस सिद्धांत पर? तो पहला है ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करना, दूसरा है कार्बन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। तो हरित परियोजना के लिए ये दो प्रमुख सिद्धांत हैं जिन पर वो आधारित होने चाहिए। इस फ्रेमवर्क के तहत पात्र परियोजनाओं में शामिल हैं जिसके लिए ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड से फंड प्रोवाइड किया जाएगा, अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, जल और अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीन बिल्डिंग आदि। और वो परियोजनाएं जो इसके पात्र नहीं है उसमें है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, लैंडफिल परियोजनाएं, प्रत्यक्ष अपशिष्ट भस्मीकरण, 25 मेगावाट से अधिक क्षमता रखने वाले या अधिक क्षमता वाले जल विद्युत संयंत्र इत्यादि। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए प्रमुख निर्णयों का अनुमोदन करने के लिए एक हरित वित्त कार्य समिति ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का गठन भी किया गया है। और ग्रीन बॉन्ड से जो प्राप्त आय होगी, इस आय को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। तो आपसे एक प्रश्न आप बता सकते हैं चाहे तो कमेंट बॉक्स में कि भारत की संचित निधि के संबंध में किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का महत्व क्या है। देखिए, पात्र जो हरित परियोजनाएं हैं, जैसे कि हमने पात्र हरित परियोजनाओं की बात की है, अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, जल और अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीन बिल्डिंग इत्यादि। तो पात्र हरित परियोजनाओं में वैश्विक और घरेलू निवेश आकर्षित होंगे। सकारात्मक जनसंपर्क और जो जारीकर्ता है उस जारीकर्ता की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करेंगे ये। साथ ही निवेशक विविधीकरण, निवेशक इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन से विश्व के अलग अलग हिस्सों से पूंजी आकर्षित करने में मदद मिलेगी। आय के उपयोग और प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही बढ़ेगी। राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन, खाद्य सुरक्षा आदि में मदद मिलेगी। भारत में ग्रीन बॉन्ड के बारे में देखें, इसके इतिहास को देखें तो वर्ष 2017 में, ध्यान रखिएगा वर्ष 2017 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने ग्रीन बॉन्ड के लिए प्रकटीकरण डिस्क्लोजर मानदंड जारी किए थे। कब किए थे? सेबी ने 2017 में। इसके तहत जारीकर्ता को ऐसी प्रतिभूतियों को जारी करने से पहले पर्यावरणीय उद्देश्यों को प्रकट करना चाहिए। और प्रकट करना चाहिए नहीं, प्रकट करना होगा, मतलब ये अनिवार्यता बताई गई। दूसरा फैक्ट इसमें, भारत का पहला जो ग्रीन बॉन्ड था ये यस बैंक लिमिटेड ने वर्ष 2015 में जारी किया था। तो पहला ग्रीन बॉन्ड भारत में कब जारी होता? 2015 में, यस बैंक के द्वारा। आगे बात करते हैं, पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की है। तो स्वामित्व योजना का जो पूरा नाम है आप देखें, इसका पूरा नाम है ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण। इंग्लिश में कहें तो सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन अ विलेज एरिया। तो देखिए, यह जो रिपोर्ट है, जो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आई है, यह रिपोर्ट राज्यों को स्वामित्व योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करती है। और स्वामित्व योजना के बारे में अन्य चीजों को देखें तो यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, पंचायती राज मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के स्वामियों को अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रदान करना और संपत्ति कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड जारी करना है। प्रश्न उठता है कि अधिकार अभिलेख या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होते हैं। तो यह एक कानूनी दस्तावेज है और यह भूखंड और इसके स्वामित्व के बारे में विवरण देता है कि उसका मालिक, उस भूखंड का या स्वामित्व का मालिक कौन है, उस सब के बारे में इस अधिकार अभिलेख में दिया गया होता है। योजना को 5 वर्षों 2020 से लेकर 2025 के लिए मंजूरी दी गई। तो ये कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए, 2020 से 25 के लिए। इसको भी आप याद रखिएगा।
स्वामित्व योजना के उद्देश्य क्या हैं? तो पहला उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना निर्माण हेतु सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाना और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना। कौन किसका स्वामित्व और भू का स्वामी है इसको बताना और इनका रिकॉर्ड रखना। दूसरा, ऋण लेने के लिए संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति का रूप देकर जब उसके स्वामित्व का निर्धारण हो जाएगा कि किसी जमीन का या किसी संपत्ति का स्वामी कौन है, तो वह उस जमीन के बदले में ऋण ले सकता है। तो ऋण लेने के लिए संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति का रूप देकर के ग्रामीण भारत में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। और तीसरा पॉइंट है भौगोलिक सूचना तंत्र GIS मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता करने में भी यह उपयोगी होगा स्वामित्व योजना। इसमें अन्य चीजों को देखें तो इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं उन सिफारिशों की यदि बात करें तो ऐसी प्रणाली या ऐसी प्रणालियां बनाई जाए जो क्रियान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा दें। बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकार अभिलेख अपनाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। संपत्ति कर निर्धारण और संग्रह से संबंधित तथ्य आधारित निर्णय लेने के लिए अलग अलग विभागों के बीच संपर्क विकसित किया जाना चाहिए। ग्राम स्तर पर सटीक योजना निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन RADPFI दिशा निर्देश तथा स्वामित्व डेटा को अपनाया जाना चाहिए। स्वामित्व योजना के तहत अब तक जो प्रगति की गई है उस प्रगति रिपोर्ट को देखें तो लगभग 58,000 गांवों में संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 1.87 लाख गांवों में ड्रोन से सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। यहाँ पर RADPFI ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन का यदि इंग्लिश देखें कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है तो रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन है। आगे बढ़ते हैं। आगे है मेकिंग गुड ऑन ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट वर्ष 2025 तक वनों से 1 गीगाटन उत्सर्जन में कमी। कितना? 1 गीगाटन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कार्रवाई का आह्वान रिपोर्ट जारी किया गया है। यह रिपोर्ट निम्नलिखित संस्थानों ने जारी किया है। किन संस्थानों ने मिलकर जारी किया है? तो इसमें पहला संस्थान है निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती REDD पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम। ठीक है। और यहां पर यदि REDD का इंग्लिश में नाम देखें तो रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है। दूसरी संस्था कौन सी है? UNEP WCMC संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र। तीसरा है ग्रीन गीगाटन चैलेंज। इन तीनों संस्थानों ने मिलकर के इस रिपोर्ट को जारी किया है। ग्रीन गीगाटन चैलेंज GGC के बारे में बात करें तो यह एक वैश्विक प्रयास है। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक, कब तक? 2025 तक, और उसके बाद वार्षिक रूप से उत्सर्जन में 1 गीगाटन की उच्च गुणवत्तापूर्ण कमी करने के लिए धन जुटाना है। उत्सर्जन में कटौती के लिए वन आधारित प्राकृतिक जलवायु समाधानों को अपनाया जाएगा। इस रिपोर्ट की जो मुख्य विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की बात करें तो पहला है विश्व वर्ष 2030 तक निर्वनीकरण डिफॉरेस्टेशन को रोकने और इस ट्रेंड को उलटने के वनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। देखिए निर्वनीकरण डिफॉरेस्टेशन का उल्टा क्या होगा? वनीकरण। तो चूंकि निर्वनीकरण हो रहा है इसको उलटने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको उलटने के लिए फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना होगा। तो वनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो है विश्व आगे नहीं बढ़ पा रहा, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। दूसरा, उत्सर्जन में कटौती के लिए भुगतान करने की वर्तमान सार्वजनिक और निजी प्रतिबद्धताएं गीगाटन माइलस्टोन लक्ष्यों का केवल 24% हैं। तीसरा, इनमें से केवल आधी प्रतिबद्धताओं को उत्सर्जन में कटौती से संबंधित खरीद समझौतों के माध्यम से पूरा किया गया है। इनमें से केवल आधी प्रतिबद्धताओं को जो है वो उत्सर्जन में कटौती से संबंधित खरीद समझौतों के माध्यम से पूरा किया गया है। जो सुझाव दिए गए उन सुझावों की बात करें तो उत्सर्जन कटौती से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए REDD प्लस, दोनों अलग हैं, REDD अलग है और REDD प्लस अलग है। तो REDD प्लस तैयारी में अग्रिम निवेश किया जाना चाहिए। इससे क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। दूसरा, मूल निवासियों और स्थानीय समुदायों की समान भागीदारी के माध्यम से तथा
उनके साथ लाभ साझा करके उन्हें योजना का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तीसरा, प्रोत्साहनों के माध्यम से, इंसेंटिव के माध्यम से समुचित आपूर्ति बढ़ाई जानी चाहिए, साथ ही मांग का लाभ उठाया जाना चाहिए। प्रोत्साहन के रूप में वन कार्बन के आधार मूल्य फ्लोर प्राइस में वृद्धि एक उपाय है। चौथा, वनों से उत्सर्जन में कमी वास्तविक और मजबूत आधार पर होनी चाहिए। उत्सर्जन में कमी की मात्रा के निर्धारण के लिए एक मजबूत तंत्र होना चाहिए। रिसाव से निपटने के लिए तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्सर्जन कटौती परिणाम स्थायी हो। जो कटौती हो रही है उसका परिणाम जो है वो स्थायी होना चाहिए। आगे इसमें देखते हैं जो प्रमुख शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों को देखते हैं जो इसमें प्रयोग की गई हैं। UNREDD विकसित देशों में निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती कार्यक्रम, इसका पूरा नाम है, जिसका इंग्लिश हम लोग पहले ही देख चुके हैं। यूनाइटेड नेशन रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। देखिए इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जलवायु संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए वन आधारित समाधानों को अपनाने में मदद करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को बढ़ावा देकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कार्बन प्रच्छादन क्या होता है? तो यह फैक्ट इसको याद जरूर रखिएगा कि कार्बन प्रच्छादन क्या है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके तहत कार्बन को वातावरण से हटाकर उसे ठोस अथवा द्रव रूप में संग्रहित किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे ही कार्बन प्रच्छादन कहते हैं। इसे जो ये UNREDD है इसे 2008 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2008 में। यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा यूनेप का एक सहयोगी प्रयास है। आगे देखते हैं तो इसमें 3 संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये UNDP है, और तीसरा है यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक सहयोगी प्रयास है। इसके अतिरिक्त REDD प्लस का उद्देश्य निर्वनीकरण और क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करना, साथ ही वनों का सतत प्रबंधन व संरक्षण सुनिश्चित करना। देखिए जो REDD था इसमें क्या था? इसमें का उद्देश्य निर्वनीकरण और वन क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करना था, ठीक है, उसके लिए समाधान बताने थे। परंतु इसमें जो प्लस है, प्लस का मतलब हो गया है वनों का सतत प्रबंधन व संरक्षण सुनिश्चित करना, इसको ऐड कर दिया गया। इसे आमतौर पर REDD प्लस के लिए वार्सा फ्रेमवर्क के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा किसको जाना जाता है? REDD प्लस को। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे दिसंबर 2013 में, REDD को 2008 में और REDD प्लस को 2013 में वार्सा में आयोजित COP19 सम्मेलन में अपनाया गया था। यूनेप WCMC के बारे में बात करें तो यह जैव विविधता, समाज और अर्थव्यवस्था में प्रकृति के योगदान पर वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बाजार अवसंरचना संस्थानों MII की शासी संरचना मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है को मजबूत करने के लिए परिचर्चा पत्र जारी किया है। इससे पहले सेबी ने MII अर्थात बाजार अवसंरचना संस्थानों की शासी संरचना को मजबूत करने के लिए इस संबंध में एक समिति का गठन किया था। बात करते हैं कि बाजार अवसंरचना संस्थान होते क्या हैं। तो ये ऐसे संस्थान हैं जो व्यापार, निपटान और रिकॉर्ड रखने की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इनमें स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और डिपॉजिटरी शामिल हैं। बाजार अवसंरचना संस्थान की शासी संरचना को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए बाजार अवसंरचना संस्थान विशेष भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये व्यावसायिक हितों के साथ प्रतिभूति बाजार में प्रथम स्तर के विनियामकों के रूप में कार्य करते हैं, विनियामक के रूप में, रेगुलेटर के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, ये आर्थिक समृद्धि के प्रमुख घटक है क्योंकि ये व्यापार समाशोधन अर्थात क्लियरिंग और निपटान के साथ साथ प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता अवसंरचना प्रदान करते हैं। तीसरा, हाल के वर्षों में इनकी शासी संरचना की कमियां उजागर हुई हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोलोकेशन घोटाला इसका एक उदाहरण है। अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ता जा रहा है और बाजार के स्वरूप में भी तेजी से बदलाव हो रहा है, इसलिए जो ये आपके बाजार अवसंरचना संस्थान है इनकी भूमिका जो है वो बढ़ जाती है।
जो समिति रही है इसके लिए गठित की गई थी, उस समिति की सिफारिशें क्या हैं? तो बाजार अवसंरचना संस्थान को 3 कार्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसके 3 कार्य क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला है अति महत्वपूर्ण परिचालन, दूसरा है विनियामक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन, तीसरा है व्यवसाय विकास सहित अन्य कार्य। ये 3 कार्य क्षेत्रों में इनको वर्गीकृत किया गया है। बोर्ड के कम से कम 2/3 सदस्य, 2/3 जो मेंबर हैं वो लोकहित निदेशक होने चाहिए। अगला, निदेशकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बोर्ड की बैठकों के एजेंडे और कार्य विवरणों मिनट्स को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और पारदर्शी गवर्नेंस ढांचे को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही कुछ अन्य सिफारिशें हैं, जैसे कि निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए एकल आचार संहिता बनाई जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कोयले से जस्ट ट्रांजिशन। कोयले से जस्ट ट्रांजिशन अर्थात जस्ट ट्रांजिशन का मतलब होता है न्यायोचित संक्रमण पर अंतर मंत्रालय समिति ने एक ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया फंड के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस समिति का गठन जो है वो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के सतत समृद्धि स्तंभ के तहत किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। अब पहले हम लोग जस्ट ट्रांजिशन क्या है, न्यायोचित संक्रमण क्या है, इसका अर्थ पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, जस्ट ट्रांजिशन या न्यायोचित संक्रमण का अर्थ अर्थव्यवस्था को इस तरह से हरित बनाना है जो सभी संबंधित क्षेत्रों, सभी संबंधित लोगों के लिए यथासंभव निष्पक्ष और समावेशी हो, कार्य के बेहतर अवसर पैदा करें तथा सभी को साथ लेकर चले। तो यही आपका क्या है, न्यायोचित संक्रमण या जस्ट ट्रांजिशन है। अब पहले आगे देखते हैं, ये जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया फंड के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, इसके बारे में बात करें तो इसका जो कार्यदेश है, चूंकि यह इस समिति का जो गठन किया गया था वो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के सतत समृद्धि स्तंभ के तहत किया गया था। तो इसका कार्यदेश क्या है, इसका मतलब मैंडेट क्या है? तो भारत के लिए कोयला क्षेत्र हेतु एक कार्रवाई योग्य पॉलिसी ब्रीफ विकसित करना, साथ ही क्षेत्रीय सहयोग एवं रणनीतियों का पता लगाना। अब पॉलिसी ब्रीफ क्या होती है? तो पॉलिसी ब्रीफ जो है इसमें एक विशेष मुद्दे का संक्षिप्त सारांश होता है। जिस चीज के लिए कार्य किया जा रहा है उस मुद्दे का संक्षिप्त सारांश होता है। साथ ही इस मुद्दे से निपटने के लिए नीतिगत विकल्प और सर्वोत्तम विकल्पों पर कुछ सिफारिशें भी होती हैं। इस समिति, ये जो कोयले से जस्ट ट्रांजिशन पर जो अंतर मंत्रालय समिति है, इस समिति के अनुसार देश में कोयले की खपत वर्ष 2035 से वर्ष 2040 के बीच चरम पर पहुंचने की संभावना है। इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को अपनाने के कारण इसमें धीरे धीरे कमी आ सकती है। जस्ट ट्रांजिशन क्या होता है ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं जस्ट ट्रांजिशन या न्यायोचित संक्रमण की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, पहला बात है कि भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दूसरा, भारत की ऊर्जा जरूरतों में कोयले की हिस्सेदारी, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों में कोयले की हिस्सेदारी कितनी है, 55% है, 55% है, तथा बिजली उत्पादन में कितनी है, 75% है। साथ ही कोयले के खनन से वन एवं जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। जस्ट ट्रांजिशन न्यायोचित संक्रमण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कोयला संक्रमण नीति लागू करनी होगी। कोयला भंडार वाले राज्यों में स्थानीय समुदायों के परामर्श से क्षेत्रीय विकास ढांचा विकसित करना होगा तथा एक समर्पित गैर व्यापक नॉन लैप्सेबल ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया फंड की स्थापना करनी होगी। इसके माध्यम से पारिस्थितिकी को बहाल किया जा सकेगा। साथ ही कोयला खदान बंद होने से प्रभावित हुए लोगों की मदद भी की जा सकेगी। इस समिति ने जस्ट ट्रांजिशन को सक्षम करने के लिए एक त्रिस्तरीय टास्क फोर्स के गठन का भी सुझाव दिया है। एक त्रिस्तरीय टास्क फोर्स के गठन का भी सुझाव दिया है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं, केंद्र सरकार ने विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत निर्यात संवर्धन योजनाओं, निर्यात में क्या होता है, जब हम अपनी चीजें किसी अन्य को बेचते हैं, मतलब भारत जो है अपनी वस्तुओं को किसी अन्य देश को बेचता है, तो ये यहाँ पे निर्यात होगा। तो निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए भारतीय रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान की अनुमति दी है। देखिए, FTP में विदेश व्यापार नीति में संशोधन के बाद इनवॉइसिंग तथा निर्यात आयात का निपटान अब भारतीय रुपए में हो सकता है। इससे पहले निर्यातकों को शुल्क वापसी आदि के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता था। शुल्क वापसी, और यह प्रोत्साहन भी तब दिया जाता था जब शुल्क भुगतान मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में किया, जो शुल्क भुगतान है वो मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में किया जाता था। अब
मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में कौन है? तो इसमें अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और जापानी येन शामिल हैं। मतलब परिवर्तनीय क्या है कि डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं और रुपए को डॉलर में। यह कदम रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को और बढ़ावा देगा। अब अंतर्राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य सीमा पार लेन देन, मतलब एक देश से दूसरे देश के मध्य जो लेन देन है, तो सीमा पार लेन देन की इनवॉइसिंग और निपटान के लिए मूल देश की मुद्रा का उपयोग करने से है। मतलब कि भारत अमेरिका से व्यापार कर रहा है तो हम अपने जो भुगतान है पैसे का वो रुपए में ही कर रहे हैं। इसमें अनिवासियों को उस मुद्रा में वित्तीय परिसंपत्ति रखने की स्वतंत्रता भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। यह प्रणाली कार्य कैसे करती है? भारत में स्थित बैंक व्यापार के लिए भागीदार देश के निर्धारित कोरेस्पोंडेंट बैंक या बैंकों के बोस्टो खाते खोलते हैं। भारत में स्थित बैंक जो हैं व्यापार के लिए जो भागीदार देश, मान लीजिए भागीदार देश अमेरिका है, तो अमेरिका के निर्धारित कोरेस्पोंडेंट बैंक या बैंकों के बोस्टो खाते खोलते हैं। तो बोस्टो खाता क्या होता है? बोस्टो खाता एक ऐसा खाता होता है जो एक कोरेस्पोंडेंट बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है। उदाहरण के लिए HSBC मान लीजिए किसी अन्य देश का ये बैंक है, तो ये बोस्टो खाते को भारत में, इसके बोस्टो खाते को भारत में भारतीय स्टेट बैंक SBI प्रबंधित करता है। तो SBI यहाँ पे क्या है? कोरेस्पोंडेंट बैंक है। भारतीय आयातक इन खातों में अपने आयात के लिए भारतीय रुपए, जो भारतीय आयातक हैं इन खातों में अपने आयात के लिए भारतीय रुपए में भुगतान कर सकते हैं। अब बात करते हैं रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ क्या हैं। पहला, अधिक विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता कम हो जाती है। क्योंकि हमारा व्यापार जो भी होता है उसमें जो हमें भुगतान या जो लेन देन होता है वो अधिकतर हमें विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, जैसे कि मेनली डॉलर में। तो उस डॉलर के रिजर्व को रखने की आवश्यकता कम हो जाती है। बाह्य संकटों का सामना करने में मदद मिलती है। तीसरा, अन्य लाभ क्या है? लेन देन लागत कम हो जाती है। लेन देन लागत जो है वो कम हो जाती है। वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहे देशों के साथ व्यापार करने का विकल्प मिल जाता है। जैसे कई बार जो है अमेरिका के द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो चूंकि हमारा संबंध ईरान से है तो हम ईरान के साथ जो है व्यापार का लेन देन कर सकते हैं अपनी मुद्रा में। चुनौतियां क्या हैं? यह घरेलू मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को सीमित करके उसे जटिल बनाता है। विनिमय दर की अस्थिरता बढ़ जाती है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। अब यहाँ बात करते हैं रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जो अभी तक उपाय किए गए हैं, जो अन्य उपाय किए गए हैं उनकी बात करते हैं। तो रुपए में सीमा पार उधार की अनुमति वर्ष 2014 से रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड और मसाला बॉन्ड की शुरुआत की गई है। भारतीय कॉरपोरेट को विदेशों में रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप की भी बात की गई। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 से संयुक्त अरब अमीरात तथा सार्क सदस्य देशों सहित अन्य देशों के साथ करेंसी स्वैप से संबंधित 23 समझौतों पर सहमति बनी है मुद्रा विनिमय की, कि हम आपस में अपने करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। अन्य उपाय क्या है? एशियन क्लियरिंग यूनियन में क्षेत्रीय व्यापार निपटान के लिए घरेलू मुद्राओं के उपयोग की संभावना की खोज की जा रही है। दूसरा, घरेलू रुपया बाजार ब्याज दरों और मुद्रा बाजारों को विदेशी रुपया बाजारों से जोड़ने के लिए अनुकूल स्थिति बनाई जा रही है। साथ ही प्राथमिक डीलरों को बाजार तरलता में सुधार के लिए विदेशी मुद्रा बाजारों में बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। आगे चलते हैं। जो सुर्खियों में संक्षिप्त सुर्खियां हैं, पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो ध्यान रखिएगा, DY चंद्रचूड़ जो है किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश CJI हैं? 50वें नंबर के। ठीक है, इससे पहले UU ललित थे 49वें नंबर के। CJI और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा संविधान के अनुच्छेद को, अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, CJI का पद धारण करने के लिए नामित न्यायाधीश जो है उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होना चाहिए और CJI पद के लिए नामित न्यायाधीश की सिफारिश जो है निवर्तमान CJI करता है। जैसे कि DY चंद्रचूड़ की जो सिफारिश है वो UU ललित ने की, जो कि इनसे पहले CJI थे। अब अगले के लिए वो DY चंद्रचूड़ करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्राप्त होने के बाद केंद्रीय कानून न्याय और कानूनी कार्य मंत्री इस सिफारिश को प्रधानमंत्री के समक्ष रखती है और इसके बाद प्रधानमंत्री नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना EBS के बारे में, इलेक्शन बॉन्ड स्कीम के बारे में।
आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के तहत आता है। आर्थिक कार्य विभाग ने चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन किया है। इसके तहत राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव के वर्ष, जिस वर्ष वहां पे चुनाव, जैसे कि इसमें गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में है, तो चुनाव के वर्ष के दौरान अतिरिक्त 15 दिनों के लिए चुनावी बॉन्ड की बिक्री की अनुमति दी गई है। ये बॉन्ड जो है आमतौर पर 4 महीने जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के महीनों में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। मतलब इन 4 महीनों में प्रत्येक महीने में 10-10 दिन के लिए कराए जाते रहे। अब इसके अतिरिक्त 15 दिनों की जो है एक्स्ट्रा 15 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जिस वर्ष उस राज्य में चुनाव होगा या विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होगा। चुनावी बॉन्ड योजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। तो ये सन याद रखिएगा, क्योंकि चुनावी बॉन्ड इस समय काफी चर्चा में रहा है, तो किसी भी परीक्षा में इसके सन को पूछ सकता है। तो 2018 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है। चुनावी बॉन्ड ब्याज मुक्त लिखित इंटरेस्ट फ्री वीरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मतलब इसमें जो भी आप चंदा देंगे उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, मतलब वो टैक्स से आपको छूट मिल जाती है। इनका उपयोग राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से दान देने के लिए किया जाता है। इन बॉन्ड्स को भारतीय नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित संस्थान खरीद सकते हैं। कौन कौन? भारतीय नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित संस्थान। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्ड्स को बेचने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक है। तो ध्यान रखिएगा, एकमात्र बैंक कौन है अधिकृत? SBI है। आगे चलते हैं। अगला है ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2। स्टेज 2 मतलब पहले इसका स्टेज पहला चालू हो चुका है, पहले ही प्रारंभ हुआ रहा होगा। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक पहल है, इनिशिएटिव। तो ध्यान रखिए किस मंत्रालय की है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की। इसका उद्देश्य नागरिकों की आवाजाही के अनुभव, जो ट्रांसपोर्टेशन है, के अनुभव को बेहतर करना है। यह पहल डिजिटल नवाचार पर केंद्रित है ताकि सभी नागरिकों की आवाजाही संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। इस चैलेंज का पहला चरण जो है, जो स्टेज 1 था, वो वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया था और स्टेज 2 अभी प्रारंभ किया गया है। इसका आयोजन परिवहन और विकास नीति संस्थान तथा विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से किया। तो ध्यान रखिए इसमें वर्ल्ड बैंक भी है। आगे बढ़ते हैं। नागरिक अनुभूति सर्वेक्षण, सिटीजन परसेप्शन सर्वे, CPS के बारे में बात करें तो इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया। इसके पहले वाला भी जो था उसको भी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रारंभ किया था। किसको? ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज को। और इस नागरिक अनुभूति सर्वेक्षण, सिटीजन परसेप्शन सर्वे, CPS को भी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ही प्रारंभ किया है। यह सर्वेक्षण ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का हिस्सा है। इसका उद्देश्य शहरों में जीवन की गुणवत्ता के संबंध में नागरिकों की धारणा को समझना है। ये जो CPS है अर्थात सिटीजन परसेप्शन सर्वे, इसको पहली बार 2020 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 2020 में। इसमें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के तहत 30% अंक है, मतलब जो भारांश दिया जाता है वो 30% दिया जाता है। इस सर्वेक्षण से सरकारी प्रशासन को नागरिकों की राय को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही यह सेवा वितरण और शहरों के गवर्नेंस में सुधार करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान एक थिंक टैंक है। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान जो है एक थिंक टैंक है। तो राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान भारतीय गुणवत्ता परिषद, जो कि एक गैर लाभकारी संगठन NGO है, के साथ मिलकर के इस सर्वेक्षण का संचालन कर रहा है। कौन कौन? भारतीय गुणवत्ता परिषद और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यर्पण, एक्सट्राडिशन, ये क्या होता है? देखिए चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत में प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि कब हुई थी? 1992 में। ये संधि वर्ष याद रखिएगा, 1992 में। प्रत्यर्पण के बारे में बात करें तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रत्यर्पण वस्तुतः एक देश की ओर से दूसरे देश को अपराधियों को सौंपने की एक व्यवस्था। जैसे कि भारत और UK के बीच में यह संधि है, तो जो भारत का अपराधी अगर भाग गया है, इंग्लैंड गया है, तो उसको इंग्लैंड भारत को सौंपेगा। ऐसे अपराधी प्रायः दूसरे देश में किए गए अपराधों के एवज में उन देशों के न्यायालयों में अभियुक्त या दोषी ठहराए गए होते हैं। जैसे नीरव मोदी भारत में ठहराए गए हैं, अतः संबंधित देश उनकी तलाश में प्रयासरत रहता है, अर्थात वे वांछित अपराधी होते हैं। जांचाधीन, विचाराधीन और दोषसिद्ध अपराधियों के मामले में आरोपी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जा सकता है। किसके से? जांचाधीन हो, विचाराधीन हो, दोषसिद्ध अपराधी हो। भारत की ओर से प्रत्यर्पण अनुरोध केवल विदेश मंत्रालय कर सकता है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। कौन सा मंत्रालय कर सकता है? केवल विदेश मंत्रालय कर सकता है। व्यक्ति के स्तर पर इस प्रकार का कोई अनुरोध नहीं किया जा सकता है।
एक भगौड़े अपराधी के भारत में या भारत से प्रत्यर्पण को भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत शासित किया जाता है। किस अधिनियम के तहत? भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962। और भारत और यूके के बीच प्रत्यर्पण संधि कब होती है? 1992। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश 2022 जारी किए गए हैं। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 वर्षों की अवधि के बाद सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। देखिए, अब बात करते हैं कि ये डाउनलिंक और अपलिंक क्या होते हैं। तो उपग्रह सैटेलाइट से जमीन की ओर जो संचार होता है उसे डाउनलिंक कहते हैं, और जमीन से उपग्रह की ओर जो संचार होता है उसको क्या कहते हैं? अपलिंक कहा जाता है। इसमें प्रावधान क्या किया गया? प्रतिदिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय या जनहित के कंटेंट प्रसारित करना अनिवार्य चैनलों को। दूसरा, सी बैंड के अलावा फ्रीक्वेंसी बैंड में अपलिंक करने वाले टीवी चैनलों को अपने सिग्नलों को अनिवार्य रूप से एन्क्रिप्ट करने की आवश्यकता होगी। तीसरा पॉइंट, भारतीय टेलीपोर्ट्स विदेशी चैनलों को अपलिंक कर सकते हैं। कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल सीधे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का पूर्व पंजीकरण आवश्यक होगा। पहले यदि आप पंजीकरण करवा चुके हैं तो अनुमति लेने की कोई आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं आत्मनिर्भर भारत SRI फंड के बारे में। तो जो आत्मनिर्भर भारत फंड है, SRI फंड है, ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के वित्त पोषण के लिए 5,000 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता प्रकट की। कितने की? 5,000 करोड़ की। ये जो आत्मनिर्भर भारत फंड है, इसने ये सेबी द्वारा पंजीकृत द्वितीय श्रेणी का वैकल्पिक निवेश कोष है। इसे सरकार ने MSME को विकास पूंजी प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। कब किया था? 2020 में। यह NSIC वेंचर कैपिटल फंड द्वारा संचालित है। SBI कैप वेंचर्स इसका निवेश प्रबंधक है। यह मदर फंड और डॉटर फंड संरचना के माध्यम से संचालित होता है। एक मदर फंड के रूप में यह डॉटर फंड के कुल कोष में 20% तक का योगदान करता है, और डॉटर फंड शेष 80% पूंजी बाहरी स्रोतों से जुटाता है। आगे बात करते हैं अटल न्यू इंडिया चैलेंज के बारे में। अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC के बारे में। तो अटल नवाचार मिशन ने अपने अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC कार्यक्रम के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ किया है। इन चुनौतियों के माध्यम से जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। ये जो न्यू इंडिया चैलेंज, अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम है, यह नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य उन प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों की तलाश, चयन, समर्थन और पोषण करना है जो राष्ट्रीय महत्व तथा सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों को हल कर सकें। यह अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से 1 करोड़ रुपए तक की धनराशि प्रदान करता है। यह निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है। किसके लिए? कंपनी अधिनियम के तहत कोई भी भारतीय कंपनी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के रूप में पंजीकृत कोई भी कंपनी। खसरा के बारे में बात करें, या इंग्लिश में इसे मिसल्स कहते हैं। मिसल्स स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खसरे के मामलों का प्रबंधन करने के लिए मुंबई में एक उच्च स्तरीय टीम की नियुक्ति की है। खसरे के बारे में बात करें तो कहाँ पे की है? ध्यान रखिए, मुंबई में। यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है, मतलब वायरस से फैलने वाला है। ठीक है, तो खसरा वायरस से होने वाला रोग है। यह जो है पैरामाइक्सो वायरस कुल के एक वायरस के कारण होता है। यह खांसने और छींकने तथा संक्रमित नाक या गले के स्त्राव हो रहा है उसके सीधे संपर्क में आने से फैलता है। यह फैक्ट याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि यह मनुष्यों में होने वाला रोग है। अभी तक जानवरों में इसके होने के प्रमाण नहीं है। मनुष्यों में होता है, जानवरों में अभी कोई प्रमाण नहीं मिला है। इस रोग को MMR मीजल्स, मम्स और रुबेला वैक्सीन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।